नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.2 को हल कर रहे थे और इस प्रश्नावली के हम 2 सवालों को हल कर चुके थे, पहला और दूसरा। और पिछली वीडियो में हमने दूसरे सवाल के इन 5 पॉइंटों को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम इस जो है वीडियो में देखेंगे प्रश्न 3, 4, 5 को। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को हम आज हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए लेते हैं हम। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, हमें ये कोई फलन दिया है, f(x) बराबर बड़े कोष्टक में x है, ठीक है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक। जो ये हमारा फलन है ना, ये जो है कैपिटल R से कैपिटल R पर है। यहाँ कैपिटल R का मतलब है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। हमें ऐसा सिद्ध करना है कि हमारा फलन ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है, ठीक है। जहां हमें बताया गया है कि जो ये बड़े कोष्टक में x दिया गया है, इसका मान जो है x से कम, ठीक है, x के मान से कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये जो है ना, ये जो बड़ा कोष्टक होता है इसे बोला जाता है महत्तम पूर्णांक, ठीक है। अभी मैं आपको महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई नॉर्मल फलन ले लीजिए, मान के चलते हैं f(x) बराबर हमें दिया गया है x, ये हमारा साधारण फलन है। और यदि हम इसमें बड़ा कोष्टक लगा दें तो ये महत्तम पूर्णांक फलन बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत क्या होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। यदि हम x की जगह पर कोई दशमलव वाली संख्या ले लें, मान के चलते हैं हम, माना कि x बराबर यदि हमारा 1.87, कुछ भी हो सकता है, दशमलव में कोई भी संख्या हो सकती है। तो यदि हम x की जगह पर 1.87 रख दें तो देखिए क्या होगा। तो हमारा f और x की जगह पर 1.87 रख दें तो हमारा यहाँ बड़े कोष्टक में क्या हो जाएगा 1.87, ठीक है। तो हमारा जो महत्तम पूर्णांक फलन कितना हो गया 1.87। और जब इस महत्तम पूर्णांक फलन में जो ये संख्या होती है, जब ये इस कोष्टक से बाहर निकलती है तो केवल पूर्ण संख्या बाहर निकलती है, ठीक है ना, केवल पूर्ण संख्या बाहर निकलती है। और दशमलव के इस साइड जितनी भी संख्याएं होती हैं, जो भी संख्याएं होती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। तो हमारा 1.87 है तो केवल हमारा इसका मान निकलेगा 1। ये महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत होती है। यहाँ पर कोई भी दशमलव वाली संख्या हो सकती है। यदि हम x बराबर 8.95 ले लें, कोई भी संख्या ले लें दशमलव में, तो यहाँ फिर हमारा क्या निकलेगा, हमारा फिर यहाँ इस प्रकार से निकलेगा कि 8.95 हो जाएगा यहाँ x की जगह पर, ठीक है, 8.95 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोष्टक में 8.95, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा निकलेगा, कितना निकलेगा इसका मान, इस जब हम कोष्टक से निकालेंगे तो केवल हमारा 8 बाहर निकलेगा। जो ये दशमलव के इस साइड की संख्याएं ये सभी हटा दी जाती हैं, ठीक है, जब इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान निकाला जाता है। और यदि हम बात करें, यदि हम x बराबर 1 ले लेते हैं तो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन का मान 1 निकलेगा। केवल दशमलव वाली संख्याओं में ये नियम होता है कि दशमलव के जो है राइट साइड की संख्याएं, ठीक है, दाएं साइड की संख्याएं हटा दी जाती है, ठीक है, पूर्ण संख्या ली जाती है और बाकी सभी संख्याओं का मान ज्यों का त्यों आता है महत्तम पूर्णांक फलन में। जैसे कि यदि हम -1 ले लें, माइनस में कोई संख्या ले लें, प्लस में कोई संख्या ले लें तो वही संख्या निकलेगा उसका मान। और यदि हम माइनस में कोई संख्या ले लें तो माइनस में लेंगे तो हमारी जो हम संख्या लेंगे वही संख्या इसका मान होगी। इस प्रकार से महत्तम पूर्णांक फलन
काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमें इस सवाल में दिया गया है एक फलन f(x) और ये जो हमारा f फलन दिया गया है ये कैपिटल R से कैपिटल R पर है। कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर बड़े कोष्टक में x दिया गया, ये महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है हमें। और जो ये फलन दिया गया है ये हमें दिया गया है कैपिटल R से कैपिटल R पर। ठीक है, इसे जो है हम प्रांत बोलते हैं। इस पहले समुच्चय को, ये पहला समुच्चय ये दूसरा समुच्चय, इस पहले समुच्चय को प्रांत बोलते हैं, दूसरे समुच्चय को सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी संख्याएं आती हैं उन्हें x का मान कहते हैं। ठीक है, x बराबर उन्हें लिख सकते हैं और इसमें जो संख्याएं आती हैं उन्हें y बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो अब हमें इस सवाल में सिद्ध करना है कि जो ये हमारा फलन दिया गया है ये फलन ये ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। ठीक है, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना। तो मैंने आपको एकैकी और आच्छादक के लिए फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे वो? सबसे पहले तो हमें जैसे ये फलन दिया गया तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये फलन हमारा एकैकी है या आच्छादक है। उसके बाद जो भी हमारा परिणाम निकलेगा उसी के अनुसार हम सवाल को जो है दिखाएंगे लिख करके। ठीक है, तो हमें पता करने के लिए एकैकी पता करने के लिए हमें इस नियम का जो एकैकी पता करने के लिए हमारे जो हमारा फलन है उसे इस नियम का पालन करना होगा कि x के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है यदि हम x के अलग अलग मान लेते हैं तो उसके हमें अलग अलग हल भी प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, x के अलग अलग मान लेंगे और उसे फलन में रखेंगे तो हमें उसके अलग अलग हल प्राप्त होने चाहिए। कहने का मतलब इसका ये है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा फलन एकैकी हो जाता है, अन्यथा हमारा फलन एकैकी नहीं होता है। ठीक है, हम इस नियम से पता कर लेंगे। और दूसरे नंबर में आते हैं आच्छादक। ठीक है, तो आच्छादक पता करने के लिए हमें ये नियम होता है सहप्रांत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, सहप्रांत यदि हम जो है दूसरे समुच्चय से जिसे हम सहप्रांत कहते हैं यदि y का कोई अवयव ले लें, क्योंकि दूसरे समुच्चय से में जो सहप्रांत होता है और जो सहप्रांत में जो संख्याएं होती हैं उसमें y बराबर लिया जा सकता है। मैंने आपको बताया सहप्रांत में जो संख्या y बराबर लिया जा सकता है। तो यदि हम सहप्रांत से कोई भी संख्या ले लें तो वह संख्या जो भी हम संख्या लें वह x की किसी संख्या से प्राप्त हो जानी चाहिए। अर्थात कोई भी अवयव y का लें तो वो हमें x के किसी न किसी अवयव से प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारा फलन आच्छादक हो जाता है, अन्यथा हमारा फलन आच्छादक नहीं होता है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। तो यदि हम पता करने पर यदि हमारा जो फलन है यदि एकैकी नहीं होता है तो हम सवाल में उदाहरण देकर समझा देते हैं। और यदि हमारा फलन पता करने पर यदि एकैकी हो जाता है तो हम f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं और उसे आगे हल करते जाते हैं और x1 बराबर x2 दिखा देते हैं। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हमारा फलन एकैकी सिद्ध हो जाता है सवाल में। ठीक है, इसी प्रकार से आच्छादक में होता है। यदि हमारा फलन पता करने पर आच्छादक नहीं आता है तो हम उदाहरण दे देते हैं, और यदि हमारा फलन पता करने पर आच्छादक आ जाता है तब हम x का मान जो है f(x) में रखते हैं और हमें f(x) का मान y प्राप्त करना होता है। अगर ऐसा हो जाता है f(x) बराबर y तो हमारा फलन आच्छादक सिद्ध हो जाता है। तो चलिए अब सवाल में तो हमें f(x) दिया गया है ये अर्थात फलन, और ये r से r पर है। ठीक है, तो अब r के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। r के अंतर्गत सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और परिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं आ जाती हैं और दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं। दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं हम दशमलव वाली संख्याएं भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं और अंडर रूट वाली भी संख्या, सभी प्रकार की संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। केवल अंडर रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्या होती है वो हर रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सभी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे
एक एक ही देखेंगे कि ये जो हमारा सवाल दिया गया है इसमें जो फलन दिया गया है वो है एक एक ही है या नहीं। ठीक है, तो एक एक ही को देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स इस प्रकार से, और हमें ये दिया गया है, हमें फलन आर से आर पर है, ये पहला समुच्चय। दूसरा समुच्चय तो ये आर है, तो इसके अंतर्गत धनात्मक ऋणात्मक रूट वाली परमेय संख्या सभी संख्याएं आती हैं। तो यदि हम दशमलव संख्याएं भी आती हैं, ठीक है, आर के अंतर्गत, तो यदि हम सबसे पहले तो हम 1.878 ले लेते हैं। कोई भी दशमलव वाली आप संख्या ले लीजिए, उसमें कोई निश्चित नहीं है कि यही संख्या लेनी है। तो यहाँ पर x बराबर रखिए तो हमारा 1.87 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.87, और फिर जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये संख्या हमारी हट जाएगी पीछे की, हमारा बचेगा 1। ठीक है, और यदि हम x बराबर, ये हमने x बराबर लिया था, ठीक है, इतना लिया था। अब यदि हम x बराबर 1 और 9 ले लें, ठीक है, ये अलग संख्या थी 1.87, ये 1.99, ठीक है, तो यदि फिर से हम फलन में रखें तो x की जगह पर 1.99 रखेंगे तो हमारा फिर बन जाएगा बड़े कोष्टक में 1.99, इस प्रकार से आ जाएगा, और इसका मान निकालेंगे तो इसका मान भी 1 निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि हमने x के अलग अलग अवयव लिए थे, यहाँ 1.87 यहाँ 1.99, लेकिन जो उनके हल प्राप्त हुए हैं, उनके प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं, वो हमें 1 से प्राप्त हुए हैं। और जब हमें हल 1 से प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा फलन एक एक ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा नियम है वह x के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, तो ये तो हमारा नियम गलत हो जाता है, और जब गलत हो जाता है तो हमारा फलन एक एक ही नहीं होता है। और जब हमारा फलन एक एक ही नहीं होता है तो हम उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो चलिए हम उदाहरण दे देते हैं। तो हम बता देंगे कि जो हमने 1.87 और 1.99 लिया था वह हमने लिया था प्रांत आर से लिया था। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण देंगे। और जब हमने इसे एफ एक्स में रखा 1.87 को, जब हमने इसे एफ एक्स में रखा तो हमें इसका मान प्राप्त हुआ 1, और फिर हमने 1.99 को एफ एक्स में रखा तो हमें उसका मान प्राप्त हुआ 1, उस दोनों का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। और लेकिन यहाँ पर जो हमने लिए थे 1.87 और 1.99, ठीक है, 1.99, तो ये दोनों बराबर नहीं थे, लेकिन इनके जो हल प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, ये हमें बराबर प्राप्त हो रहे हैं, 1 से प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह देंगे अतः जो हमारा फलन है वह एक एक ही नहीं है, अतः हमारा जो फलन एफ है वह एक एक ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम एक एक ही को दिखाते हैं। उसके बाद में हम कर लेते हैं आच्छादक की बात। ठीक है, हमारा एक एक ही नहीं है ऐसा तो सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि हमारा फलन जो है आच्छादक भी नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ आच्छादक लिख लेते हैं, क्योंकि अब हम आच्छादक देखने वाले हैं। तो आच्छादक के लिए देख लीजिए, आच्छादक भी समझ लीजिए। तो हमें फलन दिया गया है, आच्छादक में भी हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर बड़ा कोष्टक एक्स, इस प्रकार से। और हमें आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें सह प्रांत से हमें y का कोई मान लेना होता है, क्योंकि सह प्रांत में जो संख्या होती हैं उसे हम y बराबर ले सकते हैं। तो सह प्रांत भी हमारा रियल नंबर है, उसके अंतर्गत भी धनात्मक ऋणात्मक दशमलव वाली और परमेय संख्याएं और रूट वाली सभी प्रकार की संख्या आती हैं। तो यदि हम यहाँ पर y बराबर, ये हमारा फलन है, यदि हम y बराबर दशमलव में कुछ संख्या ले लें, मान के चलिए 3.5 और 7 ले लेते हैं, इस प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो जो हमने ये संख्या ली है ये हमें x की किसी संख्या से प्राप्त हो जानी चाहिए, तब तो हमारा फलन आच्छादक हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो हम x बराबर यदि 3.57 ले लें, ठीक है, इस फलन में रखें तो हमारा ये फलन हो जाएगा, x की जगह 3.57 रख दें, x बराबर हमने 3.57 रख दिया, और यहाँ हम रखेंगे तो 3.57। और लेकिन जब हमारा इस
इस महत्तम पूर्णांक फलन से, जो हमारा ये महत्तम पूर्णांक फलन है, इससे जब हमारी ये संख्या बाहर निकलेगी तो केवल 3 आएगा। तो हमने जब 3.57 लिया, ठीक है, और तो हमें जो इसका हल प्राप्त हुआ, जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, वह 3 हुआ। हमें 3.57 प्राप्त नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा। अगर ये हमें प्राप्त हो जाता, ठीक है, ये प्राप्त हो जाता एक्स के किसी भी अवयव से प्राप्त हो जाए, यही अवयव नहीं, कोई भी अवयव से यदि आप प्राप्त कर लेते हैं ये, तो हमारा फलन आच्छादक हो जाता है। लेकिन हमें ये प्राप्त नहीं हो रहा है एक्स के किसी अवयव से। आप यहाँ पर कोई भी अवयव ले सकते हैं, तो हमें ये प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः हमारा जो फलन है वह आच्छादक नहीं है। ठीक है, जब हमारा फलन आच्छादक नहीं होता है, जब हमारा फलन आच्छादक नहीं होता तो हम उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो चलिए इसमें भी हम उदाहरण देकर समझा देते हैं। तो हम उदाहरण किस प्रकार से देंगे? हम उदाहरण देंगे कि हमने जो है चूंकि बताएंगे, यहाँ हमने 3.57 जो लिया था वो हमने लिया था सह प्रांत आर से। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से बता देंगे, या फिर हम दूसरी प्रकार से बता सकते हैं, अर्थात जो ये था हमारा 3.57 ये बिलोंग कर रहा था वाई से। ठीक है, इस प्रकार से भी इसे बता सकते हैं। लेकिन हम बता देंगे जो हमारा ये तो 3.57 तो इसमें बिलोंग कर रहा था, लेकिन यह एक्स के किसी अवयव से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो हमारा एक्स है यह है 3.57 है, यह हमें एक्स के किसी अवयव से प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा लिख देंगे, किसी अवयव से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है आच्छादक को भी सिद्ध कर देंगे। ये हमारे जो है दोनों सवाल एक एक ही और आच्छादक सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे चौथा सवाल। तो हमारा चौथा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स, हमें ये फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसे मॉड बोला जाता है, मॉड को मापांक भी बोला जाता है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ, जो हमारा फलन है वह कैपिटल आर से कैपिटल आर पर है, अर्थात रियल नंबर से रियल नंबर पर है, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। हमें ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, और अब हम पिछली सवाल की तरह इसे भी सिद्ध कर लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसका सवाल में ज़्यादा मतलब कुछ नहीं होता है। तो अब आगे की सवाल की तरह इसे भी हल कर लेते हैं। तो इसमें जो हमें फलन दिया गया है वो हमें एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, या हम मापांक एक्स भी इसे बोल सकते हैं, और हमारा जो फलन है वह रियल नंबर से रियल नंबर पर है। ये जो हमारा पहला समुच्चय है इसे प्रांत बोला जाता है, दूसरे समुच्चय को सह प्रांत बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम x बराबर लिख सकते हैं, और इसमें जो भी संख्याएं आती हैं दूसरे समुच्चय में उन्हें हम y बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एकी को देखेंगे कि हमारा जो है फलन एक एकी है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले पता करना होगा, फिर उसी के अनुसार हम सवाल में दिखाएंगे। तो पता करने के लिए हमें फलन में प्रांत के कुछ मान रखने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स, और मैं आपको बता दूं इस मापांक जिसे हम मॉड कहते हैं, इसकी खासियत होती है कि इसमें यदि कोई संख्या नेगेटिव है अर्थात ऋणात्मक है, तो जब वह संख्या इससे बाहर निकाली जाएगी तो वह धनात्मक हो जाती है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर x बराबर माइनस की कोई भी संख्या रख दें, जैसे कि हम -1 रख देते हैं, -2 भी रख सकते हैं, और -3, कुछ भी माइनस की संख्याएं यदि हम इसके अंतर्गत रख दें, तो हमारा जैसे -1 रख रहे तो यहाँ पर हमारा -1 हो जाएगा। और जब हम
इस माइनस के 1 को इस मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा जो ऋणात्मक है ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका मान जो है धनात्मक 1 होगा। ठीक है, कोई भी ऋणात्मक संख्या यदि हमारी मोड के अंदर है तो जब वह बाहर निकलती है, इसे बाहर निकाला जाता है इससे मोड से, तो हमारी संख्या धनात्मक निकलती है। ये जो है ये मापांक फलन की खासियत होती है। ठीक है, तो अब हमें जो फलन दिया गया है वह हमें ये दिया गया है f(x) बराबर हमें दिया गया है x। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया मापांक फलन क्या होता है। ठीक है, अब हमें फलन दिया गया है ये, और ये जो हमारा फलन है ये हमें कैपिटल R से कैपिटल R पर दिया गया है, रियल नंबर से रियल नंबर पर। इसे की संख्याओं को हम x बराबर लिख सकते हैं और इसमें जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम y बराबर ले सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से जो हमारा ये प्रांत है पहला समुच्चय, यहाँ से यदि x के हम कुछ अवयव ले लें और फलन में रखें, यहाँ से यदि हम x बराबर 1 ले लें, ठीक है 1 ले लें और फलन में रखें तो हमारा मान कितना प्राप्त होगा, हमें मान प्राप्त होगा मोड 1 हो जाएगा। और इसका ये तो धनात्मक है तो इसका मान जो है धनात्मक ही निकलेगा। अब देखिए यदि हम अब x बराबर -1 ले लें, ठीक है, अब x बराबर यदि हम -1 ले लें तो हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह -1, क्योंकि ये हमारा फलन है, जहाँ जहाँ x है फलन में वहाँ -1 रख देंगे तो -1 हो जाएगा और बराबर यहाँ इसके अंदर -1 हो जाएगा। और जब ये इस मोड से जो है ये हमारा -1 बाहर निकलेगा तो ये केवल धनात्मक निकलेगा, इसका ऋण चिन्ह हट जाएगा, धन चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमने x के जो है मान अलग अलग लिए थे, यहाँ 1 लिया था, यहाँ -1 लिया था, लेकिन हमें जो हल प्राप्त हुए हैं वो हमें 1 से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा जो फलन है वह एक ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे फलन को एक ही होने के लिए x के जितने भी मान लो, x के अलग अलग यदि हम मान लेते हैं तो उनके हल भी हमें अलग अलग प्राप्त होने चाहिए एक फलन को एक ही होने के लिए। लेकिन यहाँ हम x के अलग अलग मान भी ले रहे हैं फिर भी उनका मान समान आ रहा है, तो हमारा फलन एक ही नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हमारा फलन एक ही नहीं है तब हम उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो हम यहाँ पर भी उदाहरण देकर समझाएंगे, क्योंकि हमारा फलन एक ही नहीं है। तो जो हमने संख्या 1 और -1 ली थी वो हमने ली थी कैपिटल R से, यहाँ से प्रांत से ली थी। ठीक है, अब हम एक ही को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब और जब हमने 1 पर फलन का मान निकाला था तो हमारा 1 पर फलन का मान कितना निकला था, हमारा निकला था 1। और जब हमने -1 पर फलन का मान निकाला था तो हमारा निकला था 1। दोनों कंडीशनों में 1 लेने पर और -1 लेने पर हमारा 1 निकला था। और हम जानते हैं कि हाँ जो हमारा 1 है, जो हमने यहाँ 1 लिया था और यहाँ -1 लिया था, ये दोनों बराबर नहीं है, फिर भी इनके जो है हल हैं, प्रतिबिंब जिन्हें बोला जाता है मान हैं, वे 1 से प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम कह देंगे जो हमारा फलन f है वह एक ही नहीं है। इस प्रकार से उदाहरण दे करके हम समझा देंगे। ठीक है, ये हमारा एक ही सिद्ध हो जाता है। अब हमें आच्छादक भी सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद आच्छादक, तो सबसे पहले हमें आच्छादक के लिए भी हमें सबसे पहले पता करना होगा कि हमारा फलन आच्छादक है या नहीं है। तो इसी प्रकार से हम आच्छादक को भी देख लेते हैं। ये है हमारा सहप्रांत। सहप्रांत जो है ये होता है हमारा, सहप्रांत भी कैपिटल R है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी धनात्मक, ऋणात्मक और सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है आगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो यदि हम इससे कोई संख्या ले लें, मान के चलते हैं इससे कोई ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, माना कि y बराबर हम ले लेते हैं, माना y बराबर -1 ले लेते हैं। ठीक है, ऋणात्मक आप कोई भी संख्या ले लें और फिर देखें
-1 ले लिया। तो अब ये -1 हमें x के किस अवयव से प्राप्त हो रहा है ये हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि ये x के किसी न किसी अवयव से प्राप्त होना चाहिए जो हम y का मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम x बराबर भी -1 ले लें, यदि x बराबर भी -1 ले लें तो फिर क्या होगा, तो देखते हैं। अब -1 फलन में रखते हैं तो f और -1 हो जाएगा और यहाँ -1 मोड में हो जाएगा और जब ये निकलेगा तो 1 निकलेगा, लेकिन -1 तो निकला नहीं है, ठीक है। हमारा यहाँ पर 1 निकला है, -1 नहीं निकला है। तो हम जान गए हैं कि जो ये हमारा -1 है ये हमें x के किसी भी अवयव से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो जब x के किसी भी अवयव से ये हमें -1 प्राप्त नहीं होता है तो हम कह देंगे कि जो हमारा फलन है वह आच्छादक नहीं है, क्योंकि ये जो है -1 ये हमें x के किसी अवयव से प्राप्त होना चाहिए। वो कोई भी अवयव हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं है, यहाँ हमें ऐसा प्राप्त नहीं हो रहा है कि हमें x के किसी अवयव से -1 मिल जाए, ठीक है ना। तो अब हम जब ये हमारा फलन जो है आच्छादक नहीं है तो इसके लिए भी हम उदाहरण देकर समझाएंगे। हम उदाहरण किस प्रकार से देंगे, हम देंगे उदाहरण कि चूंकि जो हमने ये -1 लिया है ये हमने लिया है R से, कैपिटल R से, वह और कैपिटल R कहाँ से लिया, सह प्रांत से लिया है, ठीक है। और दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं अर्थात जो हमारा -1 है वह बिलोंग करता है y से, लेकिन बोल देंगे लेकिन यह x के किसी अवयव का, लेकिन यह x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। कौन नहीं है प्रतिबिंब, -1, ये x के किसी अवयव से प्राप्त नहीं हो रहा है, -1। अतः हम लिख देंगे अतः जो हमारा फलन f है वह आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक, सॉरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमने एकेकी और आच्छादक को सिद्ध कर लिया, ठीक है। ये हमारा आच्छादक भी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। हमारा पांचवा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि f R से R पर, ठीक है, f जो हमारा फलन है वह R से R पर है और हमें फलन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकेकी है और ना आच्छादक। हमें ऐसा सिद्ध करना है कि जो ये हमारा फलन दिया है ये ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। तो चलिए फिर इसे देख लेते हैं। तो हमें जो फलन दिया गया है f(x) बराबर वो दिया गया है 1, यदि हमारा जो x का मान है 0 से बड़ा, और 0 यदि हमारा x का मान है 0 के बराबर, और -1 यदि हमारा जो x का मान है 0 से छोटा, इस प्रकार से। और जो हमारा फलन दिया गया है, जो हमें फलन दिया गया है वो दिया गया है हमें कैपिटल R से कैपिटल R पर, रियल नंबर से रियल नंबर पर, ठीक है ना। यहाँ आप थोड़ी इस फलन को समझ लीजिए। जो हमारा फलन f(x) है इसका मान 1 होगा। कब होगा 1, यदि हम x का मान 0 से बड़ा लेते हैं। यदि जो हमारा x है यदि हम इसका मान बड़ा लेते हैं 0 से तो हमारा फलन का मान 1 होगा, ठीक है। हम कोई भी ले लें, यहाँ पर 2, 3, 4, 10 कोई भी यदि हम 0 से बड़ा मान ले लें x का धनात्मक, तो हमें f(x) का मान प्राप्त होगा वो हमें 1 प्राप्त होगा। और यदि हम x बराबर 0 ले लें तब हमें x का मान 0 प्राप्त होगा। और यदि हम यहाँ x का मान 0 से छोटा ले लें, कहने का मतलब है कि यदि हम x का कोई ऋणात्मक मान ले लें, क्योंकि ऋणात्मक मान ही तो 0 से छोटे होते हैं। यदि हम x का मान 0 से छोटा ले लें, ठीक है, x का मान 0 से छोटा ले लें तो हमें फलन का मान हमेशा -1 प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें वो लगाया है। तो हम सबसे पहले एक एक ही देख लेते हैं, ठीक है, एक एक ही।
पहले हम पता करेंगे, उसके बाद सवाल में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हम पता कर लेते हैं एक एक को। तो हमें फलन दिया गया है ये, ठीक है, ये दिया गया हमें हमको फलन, और ये फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पर है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। तो यदि हम प्रांत से कोई x का मान ले लें, मान के चलते हैं हम x बराबर 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो हमें x बराबर 2 पर हमें फलन का मान क्या प्राप्त होगा। हम धनात्मक 2 ले रहे हैं x बराबर 2 पर, ठीक है। यहाँ पर यदि हम x बराबर 2 रखते हैं, यदि हम x बराबर 2 रखते हैं, तो ये फिर 0 से बड़ा हो गया 2, क्योंकि हमने यहाँ पर x बराबर यदि 2 रखा तो ये फिर 0 से बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा के लिए हमारा मान कितना है 1। और यदि हम x बराबर 3 रखते हैं, यहाँ पर यदि हम x बराबर 3 रख देते हैं, समझिए थोड़ी, यदि हम x बराबर 3 रख देते हैं तो भी ये फिर 3 जो है हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर ये मान आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 से बड़ा होगा 3, ठीक है, तब हमारा मान फलन का क्या होगा 1 होगा। तो इसके लिए भी ये हमने x के अलग अलग मान लिए थे, लेकिन हमें उनके जो प्रतिबिंब है हल जो है हमें 1 से प्राप्त हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वह एक एक ही नहीं है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ -2 ले लेते हैं, कोई भी माइनस वाली संख्या ले लें, तो हमें हमेशा -1 प्राप्त होगा, ठीक है। प्रतिबिंब हमें यहाँ पर भी समान मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फलन है वह एक एक ही नहीं है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमारा फलन एक एक ही नहीं है, फिर हम उसे किस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। जब हमारा नहीं है तो हम उदाहरण दे करके एक एक ही को दिखाएंगे। उदाहरण किस प्रकार से देंगे, हम देंगे कि 2,3 ये हमने लिए थे प्रांत आर से, ठीक है। 2,3 हमने लिए थे क्योंकि ये तो प्रांत आर में आती हैं, धनात्मक ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं आर में आती हैं, तो हमने ये लिए आर से। और जब हमने फलन का मान 2 पर निकाला तो हमें 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि जो 2 है वह 0 से बड़ा है, ठीक है। 2 प्राप्त हमें 1 प्राप्त हुआ। और हमने जब 3 पर x बराबर 3 पर फलन का मान निकाला, जब हमने x बराबर 3 पर फलन का मान निकाला तो हमें फलन का मान फिर भी 1 प्राप्त हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, फिर भी इनके मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो अतः हम कह देंगे, अतः जो हमारा फलन f है वह एक एक ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम दिखा देंगे एक एक ही को उदाहरण दे करके, एक एक ही नहीं है। इस प्रकार से हमारा एक एक ही तो सिद्ध हो जाता है। अब देख लेते हैं आच्छादक, ठीक है। अब आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक, ठीक है। तो सबसे पहले आच्छादक को देख लेते हैं। तो हमारा फलन तो वही है, ये देखिए हमारा फलन तो ये है, और ये आर से आर पर है। तो यदि हम, ये हमारा सहप्रांत है, तो यदि हम सहप्रांत से कोई y का मान ले लें, मान के चलते हैं हम y बराबर यहाँ पर 2 और 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये x के किस अवयव से प्राप्त होंगे, 2, 3, 2 ले लें, y का मान 3 ले सकते हैं, 4 कोई भी मान ले सकते हैं, ऋणात्मक मान भी आप लोग ले सकते हैं। मैं केवल आपको धनात्मक मान का उदाहरण दे करके बता रहा हूँ। तो मान के चलिए हमने यहाँ पर y बराबर सबसे पहले 2 लिया, तो हमें ये x के किस अवयव से प्राप्त होगा। यदि हम x बराबर 2 रखते हैं, यदि हमने यहाँ रखा था, ये x बराबर 2 रखा था, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें 2 प्राप्त नहीं हुआ, और 2 प्राप्त होना चाहिए। फलन को यदि आच्छादक बनाना है हमें, तो हमें 2 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ 2 प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ तो हमें सभी कंडीशन में 1 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह देंगे, हम यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो हमारा ये फलन है वह हमारा फलन आच्छादक नहीं है। और जब हमारा फलन आच्छादक नहीं होता है तब हम उदाहरण दे करके समझाते हैं। और हम यहाँ उदाहरण किस प्रकार से देंगे, हम यहाँ पर उदाहरण दे देंगे, चूँकि हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं, ठीक है, 2 या 3 आप किसी भी संख्या का उदाहरण दे सकते हैं, माइनस वाली संख्या का उदाहरण दे सकते हैं। तो यदि हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं हम आर से, जो हमारा ये सहप्रांत है, ये दो जो है सहप्रांत में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और हम दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, अर्थात जो हमारा ये 2 है ये बिलोंग कर रहा है y से, लेकिन यह x के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। लेकिन यह x के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इस प्रकार से लिख देंगे, किसी अवयव का
प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से हमने आच्छादक को भी देख लिए, तो हमारा आच्छादक भी सिद्ध हो गया। यहाँ हमारा एक एक ही सिद्ध हो गया था, यह हमारा आच्छादक सिद्ध हो गया, और यही हमें सवाल में जो है सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारे आज की वीडियो के तीनों सवाल कंप्लीट हो जाते हैं, 3, 4 और 5। ठीक है, अगली वीडियो में हम आगे के सवालों को देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।